हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज की क्लास में अब तक हमने जो भी पढ़ा उसके कह सकते हैं 20% पोर्शन का हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। हमने सेल डिवीज़न को कवर किया, उसके बाद हमने गर्भावस्था की समस्याएं, जटिलताएं, जो भी मतलब उसके गर्भपात के प्रकार हैं, विषाक्तताएं हैं, सभी चीज़ें हमने लगभग गर्भावस्था से संबंधित कवर की। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अभी जो हैं आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे, क्योंकि एक क्लास में इतने सारे प्रश्न नहीं कवर हो सकते। तो 50 एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कुछ मेरे बनाए हुए भी हैं, कुछ पीवाईक्यू लाने भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि समस्या वही होती है, आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है ना। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार कहना मेरा फ़र्ज़ है और आगे आपका मन है। चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो जो भी फ्रेंड्स हो उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मेरा भाई फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं यहाँ मेहनत करती हूँ, और ज़बरदस्ती तो खैर किसी से आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 को, अंडाणु परिपक्व होता है। ए है 20 दिनों में, दूसरा ऑप्शन है 24 दिनों में, सी ऑप्शन है 28 दिनों में, डी है 30 दिनों में। तो अंडाणु जो है परिपक्व होता है कितने दिनों में, आप सभी जानते हो। सीधे सीधे अगर हम आपको आंसर बताएं तो कितने दिनों में, 28 दिनों में जो होता है अंडाणु जो है परिपक्व होता है। लेकिन कभी कभी आपसे समय थोड़ा आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है, तो आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि 24 से 28 दिन वाला ऑप्शन भी मिल सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अंडे को परिपक्व होने में 24 से 28 दिन का समय, या फिर कह सकते हैं लगभग 26 से 30 दिन का समय लगता है। 2 दिन उधर मतलब आगे भी जा सकता है, 2 दिन पीछे भी जा सकता है, 3 दिन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हम बात करते हैं जो अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ से होता है। तो आप जानते हो जो हमारे अंडाशय होता है, अंडाशय आप सभी जानते हो, अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय कितने होते हैं, 2 होते हैं संख्या में। अंडाशय क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि है जिसकी संख्या 2 होती है, क्योंकि गर्भाशय के दोनों ओर ये स्थित होती है। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन अंडाशय में 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से किस कोशिका द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, तो मध्य कोशिका द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। परिपक्व अंडाणु कहाँ जाता है, ये पूछा जाता है, तो डिंबवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है, जिसे कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, अंडाणु कैसा होता है, आकार में गोल होता है। ओके, गोल होता है, स्थिर होता है, और कैसा होता है, ये निष्क्रिय होता है। स्थिर होता है और निष्क्रिय होता है। अंडाणु में क्या होती है, बिल्कुल भी सक्रियता नहीं पाई जाती। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अंडाणु में सक्रियता नहीं होती है, लेकिन शुक्राणु में सक्रियता पाई जाती है। क्वेश्चन 2 है, मानव जाति के कितने जोड़ों क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 46 जोड़े, या फिर 90 जोड़े। तो बात हो रही है यहाँ पर किसके, जोड़ों की बात हो रही है। मतलब जोड़े आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर कितने होते हैं, मतलब टोटल नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जोड़े कितने होते हैं, आप सभी जानते हो, 23 होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 23वां मतलब अगर 22 जोड़े होते हैं वो तो ऑटोसोम कहलाते हैं। जो 23 नंबर का जोड़ा होता है, टोटल 23 होते हैं। ठीक है, तो जो 23वें नंबर का एक जोड़ा होता है, उस जोड़े से ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। तो टोटल कितने होते हैं, 23 होते हैं, लेकिन 22 उसमें क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ा क्या होता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है। सारे से लिंग का निर्धारण नहीं होता है, सिर्फ एक से होता है, X से या Y से। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी बात अगर हम और करें, क्रोमोसोम पाए कहाँ जाते हैं, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, जीन आ जाते हैं। माता पिता से क्रोमोसोम आते हैं, आप सभी जानते हो, 23 जोड़े माता से आते हैं, 23 जोड़े पिता से आते हैं, और इसी के ऊपर जीन आ जाते हैं। कुछ माता से आते हैं, कुछ पिता से आते हैं, और जीन के कारण ही क्या होता है, जो गुण होते हैं, रंग है, रूप है, आकार है, आदतें हैं, विचार हैं, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन है 3, मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है और पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है। ए ऑप्शन है क्लाइमेक्टेरिक
बी है मीनोपॉज, सी है स्पिमॉक या डी है मिनाक। मिनाक मतलब मीनारकी होगा यहाँ पर शायद, ठीक है। मिनारकी आप जानते हो प्रथम रजोदर्शन को कहते हैं। जब प्रथम बार किसी भी लड़की को, किसी भी बालिका को क्या होता है, मासिक धर्म आता है, उसको हम कहते हैं मीनारकी या फिर रजोदर्शन। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है यहाँ पर मेरे हिसाब से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि अगर किसी लड़की को 10 साल, मतलब 10 साल की नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, उसे रजोदर्शन कह सकते हैं, हो जाता है। मतलब 10 साल की भी उम्र क्रॉस नहीं की है और उसको क्या हो गया, मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, तो उस समय आप उसको क्या नाम दोगे, तो हम उसको प्री मैच्योर मीनारकी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्री मैच्योर मीनारकी या फिर काल पूर्व, हिंदी में लिखें तो काल पूर्व रजोदर्शन कहेंगे। और इंग्लिश में भी मैं अभी लिख दूंगी, आप परेशान ना हो, बिल्कुल प्री मैच्योर, ठीक है, प्री मैच्योर, यहाँ पर प्री मैच्योर मीनारकी हम इसको कहेंगे, ठीक है, मीनारकी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कब, जब 10 साल से पूर्व की लड़की है, क्योंकि जो आप जानते हो जो आपकी वयस्यंती अवस्था है वो कब प्रारंभ होती है, वो 12 से 14 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। या तो 13 से 14 वर्ष मिलता है, कभी कभी 12 से 14 वर्ष, कई जगह अलग अलग उसकी एज को डिफाइन किया गया है, हर वो एक बुक में थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर 13-14 वर्ष में होना चाहिए पीरियड स्टार्ट, लेकिन क्या है 10 साल से पहले हो गया, तो हम उसको कालपूर्व रजोदर्शन की संज्ञा देते हैं। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो रही है, तो ये सभी आप जानते हो किसकी बात हो रही है, मीनोपॉज की बात हो रही है, ठीक है, मीनोपॉज की बात हो रही है। इसका समय पूछा जाए क्या रहता है मीनोपॉज का, तो हमारे भारत में 40 से 45 वर्ष तक ही माना जाता है, लेकिन वैसे आप ओवरऑल अगर बात करोगे तो 45 से 55 वर्ष तक का समय भी यहाँ पर माना जाता है। तो इन दोनों को आपको नोट करके रखना पड़ेगा, आपको जो भी एग्जाम में मिले सही है। 45 से 55 वर्ष या 40 से 45 वर्ष में महिलाओं में क्या होता है, पहले धीरे धीरे कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, मतलब जो मासिक धर्म है, और ऐसे होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, स्पर्मेटेड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए है शुक्राणुत्सर्जन कहलाती है, बी है शुक्राणु कहलाती है, सी है स्पर्मिएशन कहलाती है, या फिर डी है स्पर्मिओजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए और मैं आपको बता देती हूँ। जो अगर हम बात करें, देखो स्पर्मेटिव, आप स्पर्मेटिव से समझ रहे हो कि स्पर्म की बात हो रही है, किस में होता है, शुक्राणु में होता है, ये बात तो आप सभी लोग समझते होंगे, इतने बड़े और इतने समझदार तो आप हो। अगर हम शुक्राणु के विषय में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हमने स्त्री प्रजनन तंत्र के विषय में बताया, आपको पुरुष प्रजनन तंत्र के विषय में नहीं बताया, और हालांकि पीजीटी में इसके विषय में भी पूछा जाता, ठीक है। तो बात करती हूँ मैं, कहाँ पे थे, स्पर्मेटिव से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए ऑप्शन है शुक्राणुत्सर्जन कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है, स्पर्मिएशन कहलाती है, या फिर स्पर्मिओजेनेसिस कहलाती है। तो ये तो आपको सभी को इसका आंसर पता होगा क्या कहलाती है, डी ऑप्शन सही होगा, इसको हम कहते हैं स्पर्मिओजेनेसिस, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हमारे शुक्राणु वगैरह के विषय में भी पढ़ लें, क्योंकि पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहली बात तो ये बहुत सूक्ष्म होता है और लंबाकार होता है। जो लंबाई होती है वो 51 माइक्रोन होती है इसकी, ठीक है, 51 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा। परिपक्व होने में शुक्राणु में जो समय लगता है वो काफ़ी मतलब अच्छा माना गया, 60 to 64 दिन का समय लगता है, ठीक है, 60 से 64 दिन का समय इसमें जो है लगता है शुक्राणु को परिपक्व होने में, ठीक है। अब मैं ये बुक के हिसाब से बता रही हूँ, हालांकि पता नहीं क्यों मेरा मन ये कह रहा है, थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है कि शुक्राणु का ये कहते हैं जीवन पर्यंत बनते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी ये एक्टिव होते हैं, लेकिन इस बुक में यही दिया है कि एक बार जो शुक्राणु बनते हैं उसके बाद उसको दोबारा बनने में 60 से 64 दिन का समय क्या है इसमें इसको लगता है, ऐसा इसमें कहने मतलब दिया गया है बुक में, ठीक है। तो 60 से 64 दिन का इसमें समय लगता है, ठीक है। और शुक्राणु जो होते हैं जीवन पर्यंत बनते हैं, ठीक है। शुक्राणु पुरुषों में जो यौवन आरंभ होता है उससे लेकर जो मृत्यु तक कहते हैं बनते हैं, ठीक है, मतलब बुढ़ापे तक भी बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, कम से कम ये कहते हैं 1 ml
अगर 1 ml जो सीमेन होता है, सीमेन आप समझ रहे होगे, बीड़ी की बात करें जो निकलता है, ठीक है, पुरुषों में, उसमें कहते हैं 1 ml में मात्र 10 करोड़, कितने, 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। समझ रहे हो ना, 10 करोड़ शुक्राणु बहुत होते हैं, लेकिन एक्टिव कितना होता है, एक एक्टिव होता है, ठीक है। 10 करोड़ शुक्राणुओं में मात्र एक एक्टिव होता है। और एक बार में पुरुषों में कितना सीमन निकलता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, 3 से लेकर 5 ml तक जो है सीमेन निकलता है, मतलब वीर्य निकलता है। ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है किसी हम उसमें पढ़ा रहे हैं, देखो ये चीज़ें सिलेबस में है और भरोसा नहीं कब आपसे डीपली नॉलेज ले ली जाए, ठीक है। तो आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है क्या कहलाता है, इस पर भी ओजेनेसिस कहलाता है। मैं लाइव क्लास में इसीलिए नहीं आ रही हूँ, मेरी इस समय कंडीशन क्या है, देखो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ तो मैं टाइम बचाने वाली बहुत ज़्यादा हूँ। बड़ा मैटर तो यही है कि टाइम बहुत लगता है लाइव क्लास में, और मैं क्योंकि आप जानते हो अभी मैं थोड़ा बच्ची छोटी है, तो मैं बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करना पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। और दूसरा, अभी सभी बीमार हैं, पीहू भी की भी तबीयत सही नहीं है, तो वो कभी भी उठ जाती है। सुबह 8 बजे क्लास होती, हो सकता है वो उठ जाती, उस समय जग रही होती, क्योंकि तबीयत उसकी भी सही नहीं चल रही है। तो इस वजह से मैं अभी आपको रिकॉर्ड क्लास ही दे रही हूँ। हालाँकि मेरा मन हो रहा है एक दिन लाइव क्लास कर लूँ, ठीक है, तो लेकिन नहीं कर पा रही हूँ, कुछ समस्या है। दूसरा, ये जो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो अब इसमें तो क्या, अभी मुझे दिक्कत हुई तो मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो को, रुक गई मैं थोड़ी देर, मैंने सांस ले ली, पानी पी लिया आराम से, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ओके। तो बच्चे भी हटते हैं, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा समझें। हालांकि मुझे मालूम है मेरा व्यू गिर जाता है, लाइव में नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि सही है, जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं लगेगा तो भाई यूट्यूब पर भरमार है, इतने लोग हैं, सभी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगता है, मैं समय बचाने की वजह से लाइव क्लास से थोड़ा बचती भी हूँ। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्या है, एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनते हैं। तो ये प्रश्न मैंने PYQ इसलिए उठाए क्योंकि मैंने जो आपको पुरुष जो प्रजनन तंत्र थे उसके विषय में नहीं पढ़ाया, इसलिए हमने यहाँ से ये प्रश्न उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पता होने चाहिए, बकाया तो हम कर ही लेंगे। एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनते हैं, 8, 5, 4 या 1। तो आप सभी जानते हो कितने, 4 शुक्राणु बनते हैं। देखो ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी सेल डिवीजन होता है, मान लो ये कोशिका है, तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हो किस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन हमारे जननांगों में होता है, मतलब यौनिक परिवर्तन में होता है, जब बच्चे का निर्माण होता है तब होता है, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, हमेशा कोशिका 4 भागों में ही टूटती है, 4 भागों में टूटती है, और इसको हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश भी की। एक कोशिका है, चाहे वो आपकी हो, चाहे अंडाणु की कोशिका टूटेगी तो, चाहे पुरुष की कोशिका टूटेगी तो वो देखो एक बनी, ठीक है, दोबारा ये टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक, अब गिन लो आप, ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। फिर ये अलग अपना टूटेंगी, ठीक है, ये भी 4 टुकड़ों में विभाजित होगी, ये भी 4 में, फिर ये 4 में भी, ऐसे करके सेल डिवीजन चलता रहेगा, ठीक है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से जाके आपका सेल डिवीजन होता रहेगा। तो 4 शुक्राणु बनते हैं एक कोशिका से, ठीक है, ठीक है, एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। बढ़ते हैं आगे। समसूत्री विभाजन जो होता है जब हमारी चोट फेंट लगती है उसमें होता है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जब बच्चे का निर्माण होता है तब होता है, दोनों में सेल डिवीजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 6, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए जो ग्रेनुलोसा और थीका इंटरनल कोशिकाएं डैश बनाती हैं। ए है कॉप्सुलूटियम, बी है पुटिकाएं, सी है थीका एक्सटर्ना, या फिर डी है एंडोमेटियम। इसमें से आंसर आपका क्या होगा, आपको ये बताना है। अंडोत्सर्जन के बाद आप जानते हो डिंबक्षरण की जो प्रक्रिया होता है, डिंबक्षरण का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए। क्या होता है मतलब डिंबक्षरण का मतलब क्या होगा, जब अंडाशय से क्या होता है, अंडाशय से परिपक्व होकर 28 दिन के बाद जो अंडा है या फिर जो एग है, जो हमारा अंडाणु है, ठीक है, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ आ जाता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, या फिर अंडवाहिनी नलिका में आ जाता है, ठीक, अंडवाहिनी नलिका में आ जाता है, समझ गए आप। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिंबक्षरण कहते हैं, ओके, डिंबक्षरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आया, ठीक है, ये आया, और उस समय क्या होगा, जब ये आएगा किसमें, मतलब अंडाशय से अंडवाहिनी नलिका में आएगा, उस समय समस्या ये होगी
कि जो ग्रंथियां होती हैं आपके शरीर में, कुछ ऐसी ग्रंथियां बनती हैं उसी समय, एक अस्थायी ग्रंथियां बोली जाती हैं, ठीक है, अस्थायी ग्रंथियां बनती हैं। अस्थायी ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये कोशिकाओं का मतलब एक तरीके का समूह होती हैं, ठीक है, एक तरीके का ये समूह होती हैं। और इस समय जैसे ही डिंबक्षरण होता है, डिंबक्षरण जैसे ही होता है, ये अपना निर्माण कार्य शुरू कर देती हैं। तो ये कौन सी होती हैं, अब हम बात करेंगे कौन सी ये कोशिकाएं होती हैं। ये होती हैं कार्प्स लूटियम, ठीक है। कार्प्स लूटियम का निर्माण कब होता है, जब डिंबक्षरण का प्रक्रिया या फिर जिसे हम अंडोत्सर्जन भी कह सकते हैं, जैसे ही अंडाशय से अंडा परिपक्व होकर डिंब वाहिनी नलिका में आता है, मासिक धर्म प्रारंभ होता है, ठीक है, उसके बाद कार्प्स लूटियम का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है। हर पीरियड के बाद ऐसा होता है, ठीक है ना, हर पीरियड के बाद। और ऐसा नहीं है, इसमें जो कार्प्स लूटियम होता है ये आपके जो एस्ट्रोजन हार्मोन है महिलाओं में, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इनके निर्माण में भी ये कार्प्स लूटियम जो है भूमिका निभाता है। आगे हम बात करेंगे केंद्रक के विषय में। क्वेश्चन है 7, केंद्रक डैश केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक झिल्ली या फिर यहाँ पर केंद्रक छिद्र। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, डैश केंद्रक को कोशिका से अलग कर रहा है। अगर केंद्रक को कोशिका से अलग करेगा तो केंद्रक झिल्ली अलग करेगी, अगर कोशिका से केंद्रक को अलग करेगा तो कोशिका झिल्ली करेगी। क्वेश्चन का फेर है थोड़ा सा, जब पहले केंद्रक आ जाए तो केंद्रक झिल्ली आंसर करना, जब पहले कोशिका आ जाए तो कोशिका झिल्ली आंसर करना, ठीक है। जैसे केंद्रक को कोशिका द्रव्य से कौन अलग करेगा, तो केंद्रक झिल्ली करेगी। ये आपका क्या है, कोशिका है, इसी में क्या है, केंद्रक है, ठीक है। इसको हम CPU कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। और जो ये केंद्रक अलग है, केंद्रक के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, एक लेयर पाई जाती है। इसमें जो कोशिका में द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका की झिल्ली होती है, ठीक है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली होती है। बाहरी चीज़ें इसमें अंदर नहीं आ सकती हैं, सिर्फ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ऑक्सीजन आ सकती है, न्यूट्रिशन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि केंद्रक से कोशिका अलग हो रही है, तो ये केंद्रक झिल्ली कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसी केंद्रक में जो ये द्रव्य पाया जाता है, इसको जीव द्रव्य को ही न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। साइटोप्लाज्मिक झिल्ली से भी आप समझ सकते हो। साइटो किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। कोशिका का रासायनिक नाम साइटो है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम साइटो है। तो साइटोप्लाज्मिक क्या है, द्रव्य है ना, आगे क्या लिखा है, साइटोप्लाज्मिक, अच्छा झिल्ली। तो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली वही मतलब कोशिका में जो द्रव्य है उसकी झिल्ली हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, अंडोत्सर्जन डैश की प्रक्रिया है। ए है अंडा बनना, बी है अंडे का निष्कासन, सी है अंडे की वृद्धि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो जो अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वही डिंबक्षरण कहलाती है, उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। कहाँ से होता है, अंडाशय से। जब अंडा कहाँ आता है निकलकर, डिंब वाहिनी नलिका में आता है, तो उसको हम कहते हैं अंडे का निष्कासन, ठीक है। अभी हमने क्या क्या बोला, डिंबक्षरण भी बोला इसको, ठीक है, इसके कई सारे नाम हो जाते हैं। डिंबक्षरण, आप ओव्यूलेशन बोल सकते हो, इसको ओवोल्यूशन बोल सकते हो, ओव्यूलेशन बोल सकते हो, ओके, अंडोत्सर्जन बोल सकते हो, ये एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, शुक्रजनक नलिका डैश में उपस्थित होती है। ए है शुक्रवाहिका में, बी है वृषण में, सी है शुक्राणु पुटिका में, डी है प्रोस्टेट ग्रंथि में। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, आपको ये बताना है कि ये स्थित कहाँ पर होती हैं। तो ये जो शुक्रजनक नलिकाएं आपकी होती हैं, तो ये कहाँ होती हैं, वृषण में स्थित होती हैं। वृषण आप जानते हो ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में एक चिपचिपा पदार्थ, चमकीला चिपचिपा आप कह सकते हो पदार्थ निकलता है, जो क्या करता है, इसी वृषण में जो होता है वीर्य निर्माण का या सीमेन निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए, अखरोट का आकार होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार अखरोट की तरह होता है। आपसे पूछा जाता है जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी या फिर सॉरी गर्भाशय बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में हम गर्भाशय बोलते हैं, इसका आकार किसकी तरह होता है, तो नाशपाती की तरह होता है, नाशपाती की तरह होता है। अंडाशय का आकार कैसा होता है, अंडाशय का आकार किसकी तरह होता है, तो बादाम की तरह होता है, ठीक है, बादाम की तरह होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 10, एक सेकेंड, हाँ 10 क्वेश्चन है, फैलोपियन नली डैश भी कहलाती है। ए है अंड नली, बी है गर्भाशय, सी है एम्प्यूली, डी है एंडोमेट्रियम। तो फैलोपियन नली मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, फैलोपियन नली को ही हम क्या कहते हैं, अंड नली कहते हैं,
ए ऑप्शन सही होगा। अब आप इसको चाहे अंडवाहिनी नलिका कहो, चाहे फैलोपियन ट्यूब कहो, ठीक है, ये बात एक ही है, ठीक है। अंडवाहिनी नलिका कहो, अंड नली कहो, फैलोपियन ट्यूब कहो, ये क्या होती हैं, ये भी संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडवाहिनी नलिका कितनी होती हैं, संख्या में 2 होती हैं। इसको हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी, क्योंकि इसी में डिंब जो होता है निर्माण होता है, तो हम इसको डिंब वाहिनी कहते हैं। निर्माण होता है और यहीं से बहकर गर्भाशय में आ जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया, अंडवाहिनी कहते हैं, ओके, अंडवाहिनी कहते हैं। और क्या बताया हमने आपको, अंडनली कहते हैं, जो दिख ही रहा है आपको। फैलोपियन ट्यूब भी आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है। कहते हैं संख्या कितनी होती हैं, 2 होती हैं। लंबाई इसकी पूछी जाए कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो 100 से लेकर कितनी होगी, 125 मिमी तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। 125 मिमी तक इसकी लंबाई होती है। अंडाणु को अंडवाहिनी से गर्भाशय तक पहुंचने में समय क्या लगता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अंडाणु को अंडाशय से अंडाणु निकला, मतलब डिम्बक्षरण का प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, अंडवाहिनी में आ गया। अब अंडवाहिनी से गर्भाशय तक जब या तो इसे शुक्राणु मिल जाएगा तो ये निषेचित हो जाएगा, निषेचित होने के बाद गर्भाशय में आएगा, अन्यथा जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाएगा। तो इस अंडवाहिनी से आने में गर्भाशय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 3 से 4 दिन का समय लगता है अंडे को, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, बहुत कुछ है, पर एक ही क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्न बना के लाएंगे। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिंग का निर्धारण करता है। ए है RH, बी है केवल X, सी है केवल Y, डी है X और Y। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, X और Y। देखो X से X मिलेगा, स्त्री में क्या होता है, XX होता है, पुरुष में क्या होते हैं, X और Y होते हैं, ठीक है। यहाँ पर X मिलेगा तो लड़की होगा, ओके, लड़की होगी, और XY मिलेगा तो लड़का होगा, ठीक है, लड़का होगा। तो ये क्या है, X और Y दोनों ही लिंग का बच्चों की पूछ रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, बच्चों का पूछ रहे हैं, यहाँ पर ना लड़की पूछा ना लड़का पूछा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है, ग्राफियन पुट्टक व कार्प्स लुटियम से, बी है ट्यूनिका ओवेरिया व कार्प्स एल्बिकेन से, सी है ग्रेपियन व अट्रैक्टिव फॉलिकल से, डी है अंतराली कोशिकाएं एवं कार्प्स लुटियम से। तो आप यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ग्राफियन पुट्टक और कार्प्स लुटियम, ठीक है। यहाँ पर स्त्री अंडाशय में जो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है वो ग्राफियन पुट्टक व कार्प्स लुटियम से होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, एस्ट्रोजन क्या करता है, मासिक धर्म पर नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। अंडाणुओं के निर्माण का नियंत्रण करता है, ठीक है, अंडाशय में। तो ये एस्ट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं। क्वेश्चन है 13, बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ए है पुरुष शुक्राणु द्वारा, बी है स्त्री अंड द्वारा, सी है गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से, डी है गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से। तो भाई ये तो प्रश्न थोड़ा अजीब गरीब था ना। तो बच्चों के लिंग का निर्धारण किससे होता है, पुरुष शुक्राणु द्वारा यहाँ पर होता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। भाई पुरुष का X मिलेगा, X से तो लड़की होगी, पुरुष का Y मिलेगा, X से तो लड़का होगा। क्वेश्चन है 14, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, ए है शुक्राशय, बी है गर्भाशय, सी है अंडाशय, डी है डिंबवाहिनियाँ। तो आप सभी जानते हैं शुक्राशय किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। बकाया आपको हमने बताया था गर्भाशय है, अंडाशय है, डिंबवाहिनी है, ओवरी है, ठीक है। तो ये हमारे स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा, ए ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन है 15, शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, ये उन्नतिशील है, सर्वश्रेष्ठ है, सामान्य है, महत्वपूर्ण है। तो भाई शिशु अवस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और ये प्रश्न मतलब धोखे से आ गया, कोई अभी आवश्यकता नहीं थी, यहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 16, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, मेकोनियम या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या करता है, विटामिन बी का हमारे बच्चों की आंतों में क्या करता है, एक बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रम का काम क्या है, जो बच्चे की आंतों में क्या करता है, एक बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन बी का निर्माण करता है। विटामिन बी क्या करता है, बच्चा जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है उस समय आप जानते हो दूध पर ही डिपेंड होता है, लेकिन दूध में जो भी चीज़ें मतलब जो भी न्यूट्रिशन उसे दूध के माध्यम से शरीर में जा रहे हैं उनके अवशोषण के काम में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आंतों में बैक्टीरिया का निर्माण करेगा कोलेस्ट्रम,
आंतों में जब बैक्टीरिया निर्माण होगा तो वो क्या करेगा, विटामिन बी का निर्माण करेगा, और विटामिन बी क्या करेगा, जो भी दूध के थ्रू उसके शरीर में न्यूट्रिशन जा रहे हैं उनके अवशोषण में भूमिका निभाएगा। इसलिए कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 से 4 दिन का समय निकलता है, 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन तक ये निकलता है। माता के स्तनों से गाढ़ा पीला दूध होता है और इसमें बहुत तरीके के कह सकते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता भी बच्चों में आ जाती है। आपको मैकेनियम पता है, जो फर्स्ट मल त्याग करता है शिशु, उसके लिए कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 17, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ए है 15 से 20 वर्ष, बी है 18 से 28 वर्ष, सी है 25 से 30 वर्ष या फिर डी है 30 से 40 वर्ष। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, सही ऑप्शन होगा वो होगा 25 से 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए सबसे उपयुक्त समय बताया गया है 25 से 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है 18, स्त्री के अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ए है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है रिलैक्सिन या फिर डी है निम्न में से सभी। तो जो स्त्री के अंडाशय होते हैं उनमें ये सभी हार्मोन पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन भी, एस्ट्रोजन भी और रिलैक्सिन भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 19, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? ए है अंडाशय में, बी है वृषण में, सी है थायराइड में, डी है अधिवृक्क में। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है? तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि भाई वृषण में तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये महिलाओं में पाया जाता है, थायराइड में भी नहीं होगा, अधिवृक्क में भी नहीं होगा, तो कहाँ होगा? अंडाशय में। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अंडाशय में निर्माण होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, क्योंकि ये स्त्रियों में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन है 20, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की पेशियों की क्रियाशीलता को कम करता है? जीआईटी के आमाशय की पेशियों की क्रियाशीलता, मतलब गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय की मांसपेशियों की क्रियाशीलता को कम करता है? यह है प्रोजेस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजन, सी है थायरोक्सिन या डी है इंसुलिन। तो यहाँ होगा आपका जो सही आंसर वो हो जाएगा बी ऑप्शन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? जीआईटी के आमाशय की पेशियों की मतलब की क्रियाशीलता को यहाँ पर ये कम करने का काम करता है। ठीक है, जीआईटी की एक बार फुल फॉर्म कोई हमें कमेंट करेगा। ठीक है, जीआईटी की फुल फॉर्म कमेंट करिएगा, कल की क्लास में मैं इसको क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। जब जाइगोट डैश हो तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ए है स्थापित नहीं होता, बी है डिम्बवाहिनी नली में स्थापित होता है, सी है गर्भाशय में स्थापित होता है, डी है अविकसित होता है। तो जब जाइगोट क्या होता है आपको पता है, जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है और उधर स्त्री पुरुष का जब मिलन होता है तो स्पर्म जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाते हैं। तो उधर अंडवाहिनी नलिका में क्या है? अंडाणु आया है और उधर शुक्राणु आया। तो ये अंडाणु मिला, ठीक है, अंडाणु मिला और इधर क्या हुआ? ये शुक्राणु मिला, ये दोनों मिले। अब क्या हुआ यहाँ पर? अंडवाहिनी नलिका है, ये अंडवाहिनी नलिका है, इसमें क्या है? निषेचन की क्रिया हुई, निषेचित हुआ और कहाँ आ जाता है? 9 दिन बाद आरोपण का प्रोसेस होता है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है और जो अंडाणु शुक्राणु जो जाइगोट का निर्माण करते हैं, ये जाइगोट कहाँ आ जाता है? ये जाइगोट आ जाता है गर्भाशय में, ठीक है, यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में आ जाता है। ओके, अब लेकिन जब क्या होगी? गर्भावस्था एक्टोपिक होगी, उस समय क्या होगा? इसका अंडाणु और जो शुक्राणु मिला और जो जाइगोट बना वो अंडवाहिनी नलिका में ही स्थापित हो जाएगा। अब अंडवाहिनी को आप डिम्बवाहिनी भी कहते हो, तो यहीं पर स्थापित होने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या? एक्टोपिक गर्भावस्था। ये बच्चे कोई जीवित नहीं रहते हैं, ये कुछ समय बाद बेकार हो जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन की होती है? 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन या 300 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मनुष्यों में जो गर्भावधि की लंबाई पूछी जाए तो ये वही बात कर रहे हैं 280 दिन। अच्छा, इसको 10 चंद्रमास भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 चंद्रमास पूछा जाए, 10 चंद्रमास पूछा जाए, या आपसे प्रश्न बने कि जो गर्भावस्था होती है अधिक से अधिक कितने दिनों की होती है, तो अधिक से अधिक कितने? 334 दिनों की होगी। अधिक से अधिक जाएगी मतलब बहुत दिन जाएगी, कभी कभी 10 महीने भी हो जाते हैं, 10 महीने में बच्चा होता है तो 334 दिन का जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कम से कम कितना होगा? 280 दिन होगा। कम से कम कितना होगा? 280 दिन का होगा। या फिर 9 माह की होती है, ठीक है, 9 माह की होती है, या फिर 10 चंद्रमास की होती है। ये सारे शब्द गर्भावस्था से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे
कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? 2 माह, 3 माह, 4 माह या इनमें से कोई नहीं। तो कितने माह तक कोशिका विकास को हम भ्रूण कहते हैं? तो जो कोशिका का विकास होता है और जो भ्रूण, देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 0 से 2 सप्ताह को तो हम बीज अवस्था कहते हैं, ठीक है। और 2 सप्ताह से 2 माह को क्या कहते हैं हम? 2 माह को क्या कहते हैं? 2 सप्ताह से 2 माह को क्या कहते हैं हम? भ्रूणावस्था कहते हैं। तो अब 2 माह कहाँ पर दिया है? ए ऑप्शन में दिया, ठीक है। उसके बाद 2 माह से लेकर जन्म तक या फिर तीसरे माह से लेकर जन्म तक की अवस्था क्या कहलाती है? फिटस कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन है 24, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण मिलता है? ए है गर्भाशय, बी है डिंबनलिका, सी है गर्भनाल या नाभिनाल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, नाभिनाल, ठीक है। सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, रक्त, सब कुछ जो भी शिशु के अंदर जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, वो गर्भनाल के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, गर्भाशय वगैरह के विषय में हम जान ही चुके हैं थोड़ा बहुत, और पढ़ेंगे अभी तो चीज़ें, बहुत प्रश्न बचे हैं। क्वेश्चन है 25, मासिक चक्र का समय डैश कहलाता है? ए है यौवन, बी है रजो निवृत्ति, सी है रजो दर्शन या फिर डी है मासिक स्राव। क्या कर रहा है? मासिक चक्र का समय पूछा जा रहा है। तो मासिक चक्र का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? वो तो रजो दर्शन कहलाता है। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये प्रथम मासिक चक्र होता है और इसे हम रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। रजो निवृत्ति आप जानते हो, मीनोपॉज किसे कहते हैं? जब 40-45 या 45 से 55 वर्ष के समय में जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। रजो दर्शन को हम मीनार्की भी कहते हैं, रजो निवृत्ति को हम मीनोपॉज कहते हैं, ठीक है। मासिक स्राव जो हर महीने हर स्त्री को, हर लड़की को होता है उसे कहते हैं, ठीक है। तो कितने अच्छा 25 प्रश्न में हो गए, आधा घंटा तो हो गया। और इससे ज़्यादा बड़ी क्लास आप लोग सच में देखते नहीं हो, आप विश्वास करो, आप लोगों को बुरा लगता है मैं कमेंट करती हूँ, लेकिन सच में आप क्लास जब लंबी देखते नहीं हो तो मेरा बनाने का फ़ायदा नहीं। प्रश्न 50 है, ठीक है, 25 नहीं, मैं 50 प्रश्न लाई हूँ, पर लंबी क्लास में नहीं करना चाह रही, क्योंकि जब आप लोग देखते नहीं हो तो मेरी मेहनत बहुत बेकार जाती है, मुझे बहुत सच में दिल से बुरा लगता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रश्न कर लेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।